और इसलिए साथियों, अब हम उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं जो कभी असंभव लगते थे। सोच भी नहीं सकते थे, मान के बैठे थे तो हो नहीं सकता है। आप सभी इस बात से परिचित है कि आतंक और अलगाव के बीज बोने वाले एक बहुत बड़े कारण से देश को मुक्त करने का निर्णय भारत ने कर लिया। पता है क्या किया? क्या किया? थाईलैंड में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को पता है क्या किया। जब निर्णय सही होता है, इरादा सही होता है, तो उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है और आज मुझे थाईलैंड में भी सुनाई दे रही है। थैंक यू। ये आपका स्टैंडिंग ओवेशन भारत की संसद के लिए है, भारत की पार्लियामेंट के लिए है, भारत के पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए है। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह, आपका ये समर्थन हिंदुस्तान के हर पार्लियामेंट मेंबर के लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगा। मैं आपका आभारी हूं, आप विराजिए। थैंक यू। साथियों, हाल में ही गांधी जी की 150वीं जयंती पर भारत ने खुद को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया है। इतना ही नहीं, आज भारत के गरीब से गरीब का किचन धुएं से मुक्त, स्मोक फ्री हो रहा है। 8 करोड़ घरों को हमने 3 साल से भी कम समय में मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए हैं। 8 करोड़, यह संख्या थाईलैंड की आबादी से भी बड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत आज करीब 50 करोड़ भारतीयों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की हेल्थ कवरेज दे रही है। अभी इस योजना को अभी 1 साल पूरा हुआ है।
लेकिन करीब 60 लाख लोगों को इसके तहत मुफ्त में इलाज मिल चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 2-3 महीनों में ये संख्या बैंकॉक की कुल आबादी से भी ज्यादा हो जाएगी। साथियों, बीते 5 सालों में हमने हर भारतीय को बैंक खाते से जोड़ा है, बिजली कनेक्शन से जोड़ा है और अब एक मिशन लेकर के हम चल पड़े हैं, हर घर तक पर्याप्त पानी के लिए काम कर रहे हैं। 2022 जब हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाएगा, 2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। 2022 तक हर गरीब को अपना पक्का घर देने के लिए भी पूरी शक्ति के साथ प्रयास किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत की इन उपलब्धियों के बारे में जब आप सुनते होंगे तो गर्व की अनुभूति और बढ़ जाती होगी। साथियों, मंच पर जब मैं आया उसके तुरंत बाद थोड़ी देर पहले भारत के 2 महान सपूतों, 2 महान संतों से जुड़े स्मारक चिन्ह रिलीज करने का मुझे सौभाग्य मिला। मुझे याद है 3-4 साल पहले संत थिरुवल्लुवर की महान कृति थिरुकुराल के गुजराती अनुवाद को लॉन्च करने का मुझे अवसर मिला था और अब थिरुकुराल के थाई भाषा में अनुवाद से मुझे विश्वास है इस भूभाग के लोगों को भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए एक गाइडिंग लाइट है। लगभग 2500 साल पहले के इस ग्रंथ में जिन मूल्यों का समावेश है वे आज भी हमारी अनमोल धरोहर है। उदाहरण के लिए संत थिरुवल्लुवर कहते हैं, तालाट्री तंदपोल एलम तक्करक वेलायणमयी सैदर पोरट्टू, यानी योग्य व्यक्ति परिश्रम से जो धन कमाते हैं उसे दूसरों की भलाई में लगाते हैं। भारत और भारतीयों का जीवन आज भी इस आदर्श से प्रेरणा लेता है। साथियों, आज गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्के भी जारी किए गए हैं और मुझे बताया गया है कि यहां बैंकॉक में आज से 50 साल पहले गुरु नानक देव जी का 500वां प्रकाशोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया था।
मुझे विश्वास है कि उनका 550वां प्रकाशोत्सव उससे भी भव्य तरीके से मनाया जाएगा। यहां सिख समुदाय ने फित्सानु लोक यानी विष्णु लोक में जो गुरु नानक देव जी गार्डन बनाया है वो एक सराहनीय प्रयास है। भाई और बहनों, इस पवित्र पर्व के मौके पर भारत सरकार बीते 1 वर्ष से बैंकॉक सहित पूरे विश्व में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। गुरु नानक देव जी सिर्फ भारत के सिर्फ सिख पंथ के ही नहीं थे, बल्कि उनके विचार पूरी दुनिया, पूरी मानवता की धरोहर है। और हम भारतीयों की ये विशेष जिम्मेदारी है कि अपनी विरासत का लाभ पूरी दुनिया को दें। हमारा प्रयास है कि दुनिया भर में सिख पंथ से जुड़े साथियों को अपनी आस्था के केंद्रों से जुड़ने में आसानी हो। साथियों, आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि कुछ दिनों बाद करतारपुर साहिब से भी अब सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होने वाली है। 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद अब भारत से श्रद्धालु सीधे करतारपुर साहिब जा सकेंगे। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में सब परिवार भारत आएं और गुरु नानक देव जी की धरोहर का खुद अनुभव करें। साथियों, भारत में भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थ स्थलों का आकर्षण और बढ़ाने के लिए भी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। लद्दाख से लेकर बौद्ध गया, सोमनाथ से सांची तक जहां जहां भगवान बुद्ध के स्थान है, उनकी कनेक्टिविटी के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे स्थानों को बुद्ध सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। वहां आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। मुझे विश्वास है कि जब आप सभी थाईलैंड के अपने मित्रों के साथ वहां जाएंगे तो एक अभूतपूर्व अनुभव आपको मिलेगा। साथियों, हमारे प्राचीन ट्रेड रिलेशंस में टेक्सटाइल की अहम भूमिका रही है। अब टूरिज्म इस कड़ी को और मजबूत कर रहा है। थाईलैंड सहित इस पूरे आसियान रीजन के साथियों के लिए भी भारत अब आकर्षक डेस्टिनेशन बनकर के उभर रहा है। बीते 4 साल में भारत ने ट्रैवल और टूरिज्म के ग्लोबल इंडेक्स में 18 रैंक का जंप लिया है। आने वाले समय में टूरिज्म के ये संबंध और मजबूत होने वाले हैं। हमने अपने हेरिटेज स्पिरिचुअल और मेडिकल टूरिज्म से जुड़ी सुविधाओं को और मजबूत किया है। इतना ही नहीं, टूरिज्म के लिए कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभूतपूर्व काम किया गया है। साथियों, मैंने इस बात का जिक्र किया कि मैं आसियान भारत और उससे जुड़ी मुलाकातों के लिए यहां आया हूं। दरअसल आसियान देशों के साथ
अपने संबंधों को बढ़ावा देना हमारी सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकताओं में से एक महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को विशेष महत्व दिया है। पिछले साल भारत आसियान डायलॉग पार्टनरशिप की सिल्वर जुबिली थी। इस अवसर पर पहली बार ऐसा हुआ कि सभी 10 आसियान देशों के शीर्ष नेता एक साथ भारत में कमेमोरेटिव समिट के लिए आए और उन्होंने 26 जनवरी को हमारे रिपब्लिक डे में भाग लेकर हमारा मान बढ़ाया। भाइयों और बहनों, यह केवल डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं था। आसियान के साथ भारत की साझा संस्कृति की छटा सिर्फ रिपब्लिक डे परेड में राजपथ पर नहीं, भारत के कोने कोने में पहुंची। साथियों, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भारत की वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का विस्तार हम थाईलैंड और दूसरे आसियान देशों को जोड़ने में भी कर रहे हैं। एयर हो, सी हो या फिर रोड कनेक्टिविटी, भारत और थाईलैंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हर हफ्ते करीब 300 फ्लाइट्स दोनों देशों के बीच चल रही है। भारत के 18 डेस्टिनेशंस आज थाईलैंड से सीधे कनेक्टेड है। आज स्थिति ये है कि दोनों देशों के किसी भी 2 डेस्टिनेशन के बीच एवरेज फ्लाइट टाइम 2 घंटे से 4 घंटे तक का ही है। ये तो ऐसा ही है जैसे आप भारत में ही 2 जगह के बीच फ्लाई कर रहे हो। मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा संसदीय क्षेत्र दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी से जो सीधी फ्लाइट बैंकॉक के लिए इस साल शुरू हुई है, वो भी बहुत पॉपुलर हो चुकी है। इससे हमारी प्राचीन संस्कृतियों का जुड़ाव और मजबूत हुआ है और बहुत बड़ी मात्रा में बुद्धिस्ट टूरिस्ट सारनाथ जो जाना चाहते हैं वो काशी आते हैं। हमारा फोकस भारत के नॉर्थ ईस्ट को थाईलैंड से जोड़ने पर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम साउथ ईस्ट एशिया के गेटवे के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। भारत का ये हिस्सा हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट पॉलिसी दोनों को ताकत देगा। इस फरवरी में बैंकॉक में भारत के बाहर पहला नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल मनाने के पीछे भी यही कल्पना थी। मुझे बताया गया है कि इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्रति थाईलैंड में जिज्ञासा भी बढ़ी है और समझ भी बेहतर हुई है। और हां, एक बार भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे यानी ट्राइलेटरल हाईवे शुरू हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और थाईलैंड के बीच सीमलेस कनेक्टिविटी तय है। इससे इस पूरे क्षेत्र में ट्रेड भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा और ट्रेडिशन को एक नई ताकत मिलेगी। भाइयों और बहनों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप सभी थाईलैंड की इकोनॉमी को सशक्त करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आप थाईलैंड और भारत के मजबूत व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्तों की
सबसे मजबूत कड़ी है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली इकोनॉमी में से एक है। आने वाले 5 वर्षों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए भारत पूरी शक्ति से जुटा है। इस लक्ष्य को लेकर जब हम काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि इसमें आप सभी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज हम भारत में टैलेंट को, इनोवेटिव माइंड को एनकरेज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भारत जो काम कर रहा है उसका लाभ थाईलैंड को भी मिले, इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, फार्मा हो, भारत और थाईलैंड के बीच सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। हाल में हमारी सरकार ने भारत और आसियान देशों के बीच रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक अहम फैसला लिया है। हमने तय किया है कि आसियान देशों के 1000 युवाओं के लिए आईआईटीज में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप दी जाएगी।